हेलो, नमस्कार बच्चों। हमने पिछले एपिसोड में कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने की व्याख्या पढ़ी थी, जो कि आपके आरोह भाग 2 के अध्याय 3 में है, जो एक छोटी सी कविता थी जिसमें कवि ने भविष्य में कविता की संभावनाओं के बारे में बताया था। आपके उसी अध्याय में एक कविता और भी है, बात सीधी थी पर, जिसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है। और इसमें कवि प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि कविता में या किसी भी रचना कर्म में या लेखन में हमको भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भाषा की जटिलता या साहित्यिक शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको जो बात कहनी है वो सीधे सीधे कह देनी चाहिए, हम जिस भी विधा में कहने जा रहे हैं। तो आज हम बच्चों बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या देखेंगे, इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। तो सबसे पहले हम बच्चों इस कविता का प्रतिपाद्य देख लेते हैं। यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित की गई है। कवि का एक काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, और उससे इसको संकलित किया गया है, लिया गया है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य के द्वंद्व मतलब हमारे पास जब कुछ लिखने के लिए होता है, कोई विषय होता है, तो हम एक मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं कि इसके लिए हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। तो कवि ने इस कविता में भाषा की सहजता अर्थात सरलता की बात कही है। कवि यहाँ पर इस कविता में ये बताना चाहते हैं कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। मतलब हमको अगर कोई बात कहनी होती है तो उनके लिए कुछ मतलब विशेष शब्द होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेंच तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं, एक ऐसी कील होती है जिसके आधे भाग पर चूड़ी बनी होती है। तो उस पेंच को फिट करने के लिए उसका एक हर पेंच के लिए, मोटा पेंच है, पतला पेंच है, लंबा है, उसके लिए एक अलग से निश्चित संरचना होती है। यदि किसी मोटे पेंच में हम पतले पेंच को डालना चाहेंगे तो उसकी पकड़ नहीं हो पाएगी, वो अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर पेंच का उदाहरण देते हुए ही कवि ने बताया है कि जब हम कोई रचना करने जा रहे होते हैं तो हर रचना में जो बात हम कहने जा रहे हैं उस बात के लिए कुछ शब्द निश्चित होते हैं। यदि हम उन शब्दों को न रख करके उसकी जगह कुछ दूसरे शब्द रखेंगे तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखेंगे, उन शब्दों के मायने नहीं रहेंगे, उस बात के मायने ख़त्म हो जाएंगे। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। कवि इस रचना में यह बताना चाहते हैं कि जिन शब्दों को हम एक दूसरे का पर्याय या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, पर्यायवाची या पर्याय समझते हैं, समान समझते हैं एक दूसरे के, उन सब का अपना अलग अलग अर्थ होता है, उन सब का अपना अलग अलग प्रयोग होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम कोई बात कहने जा रहे हैं तो वो बात कैसे अच्छी बनेगी, कैसे प्रभावशाली बनेगी। जब हम कोई कविता बनाने जा रहे हैं वो कविता कैसे अच्छी या प्रभावशाली बनेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि जो हमारी बात है वो सही बात से जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, सही शब्द से जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है।
जैसे मैं एक सीधा सा उदाहरण आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसमें ये है कि जैसे मान लो हम मंदिर जा रहे हैं, हमने लोटे में पानी लिया हुआ है, वहाँ पर हम बोलेंगे मंदिर में हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो जल शब्द से वहाँ पर हमारा तात्पर्य कि वो पवित्र जल, पवित्र पानी है एक। लेकिन अगर उसी को हम साधारण शब्दों में बोल दें कि मंदिर में पानी चढ़ाने जा रहे हैं, तो उस बात का अर्थ और मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं, इस बात का अर्थ थोड़ा सा दोनों बातों में फ़र्क हो जाता है। तो इसी बात को कवि बताना चाह रहे हैं कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना, मतलब किसी भी बात को या कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए समय अनुरूप, उस कविता के अनुरूप, विषय अनुरूप सही बात का सही शब्द से जुड़ना जरूरी होता है। और जब ऐसा हो जाता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमको कोई अलग से बहुत मेहनत करने के लिए, कविता बनाने के लिए कोई अलग से बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह बड़ी सहूलियत के साथ, आसानी के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। मतलब जो बात हम कहने जा रहे हैं, यदि हम सही शब्दों का चयन करेंगे, तभी उन्हीं सही शब्दों के माध्यम से ही हमारी रचना जो है वो प्रभावशाली बनती है, अन्यथा नहीं। सारांश देख लेते हैं बच्चों हम इस कविता का। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कोई बात हमको अगर कहनी है तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही कहेंगे। तो बात को यदि हमको किसी को बताना है, हमको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो हमको किसी न किसी भाषा का सहारा लेना होगा। किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मतलब हम वहाँ पर अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रखना चाहें कि हमको लगेगा कि अरे हमारे बातों से लोग ज़्यादा प्रभावित हों, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो सीधी सी बात होती है उसको भी हम टेढ़ी कर देते हैं। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। मतलब हमारी भाषा टेढ़ी कब हो जाती है, हमारी भाषा प्रभावहीन कब हो जाती है, जब वह आडंबरपूर्ण, मतलब जब हम उसमें दिखावा करने लगते हैं, हम उसमें चमत्कारपूर्ण, मतलब चमत्कार लाना चाहते हैं, चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। तो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमारी भाषा जो है वो टेढ़ी हो जाती है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो अंत में क्या होता है कि हम चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो बात हम वास्तव में बताना चाहते हैं वो बात हम लोगों को नहीं बता पाते, और बात जो है या कथ्य जो है या जो हम कहना चाह रहे हैं वो अपना प्रभाव या अपना अर्थ खो बैठते हैं। मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक प्रकार से। अतः अपनी बात सहज एवं व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। अब कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जब भी अपनी बात कहनी हो किसी के सामने या लोगों के सामने, तो हमको सहज एवं व्यावहारिक भाषा में, मतलब बड़ी सरल और जो व्यवहार की भाषा, बोलचाल की भाषा जो होती है, उसमें हमको अपने बात को, अपनी कथ्य को कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। आम लोग मतलब एकदम साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस कथ्य को भली भांति समझ सके। जैसे आजकल हम लोग एक देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो भूत है लोगों के ऊपर काफ़ी सवार है। तो हम किसी को अगर अंग्रेजी में बोलते देख लेते हैं तो हमको लगता है अरे वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर लोग अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए, प्रभावशाली साबित करने के लिए अंग्रेजी भाषा में भाषण दिए जा रहे हैं, सामने वाले की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर तक तो लोग वाह वाह करेंगे, पर उसके बाद वो लोग जब समझ में नहीं आने लगेगा तो फिर वो जो हमारी बात है वो प्रभावहीन हो जाएगी, लोगों के दिलों तक, लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी बात को कवि इस कविता में
बताना चाह रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कविता के पद्यांशों की व्याख्या देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पद्यांश है बच्चों, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। एक बार और वाचन करती हूँ बच्चों में, कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये है हमारा पद्यांश बच्चों। शब्दार्थ देख लेते हैं। बात सीधी थी, सीधी का मतलब होता है सरल, सहज, आसानी से समझ में आने वाली। चक्कर मतलब प्रभाव। टेढ़ा फंसना मुहावरा है, बुरा फंसना। पेचीदा, कठिन, मुश्किल। ये है हमारे शब्दार्थ बच्चों। हम आगे इसमें प्रसंग, संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं बच्चों। संदर्भ में मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमको पाठ्यपुस्तक का नाम और कविता का नाम और साथ ही रचयिता या कवि का नाम भी लिखना होता है। और प्रसंग हमको जो भाव विस्तार हम करने जा रहे हैं उसको एक पंक्ति में सारांश रूप में लिखना होता है। तो संदर्भ देख लेते हैं बच्चों हम, कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है या अवतरित की गई है। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं बच्चों हम, कि इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है, सरलता की बात की गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में, प्रभावशाली बनाने के चक्कर में भाषा जो है हमारी दुरूह मतलब कठिन हो जाती है। हम भाषा को कठिन बना देते हैं। व्याख्या देख लेते हैं बच्चों हम। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करना चाहता था। बात सीधी थी मतलब अपने मन की बातों को बड़े सीधे सरल रूप में लोगों के सामने रखना चाहता था। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, तो लोगों के सामने अपनी बात को बड़ी सरल शब्दों में, बड़ी सरल भाषा में रखना चाहता था। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसने उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। मतलब समाज की प्रकृति, जैसा कि मैंने बताया है ना, कि लोग अगर कोई साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, तो इस तरह से ज्ञानी दिखाने के चक्कर में कवि कहते हैं मैंने अब क्या किया, समाज की प्रकृति को देखते हुए अपनी बात को प्रभावी भाषा में, प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, मतलब प्रभाव डालना चाहा। पर क्या हुआ, उस भाषा के चक्कर में, भाषा प्रभावी भाषा के चलते मेरी बात जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई, वो बुरी फंस गई। तो भाषा के चक्कर में जो भाव में मेरे अंदर थे, जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो भाव जो है, वो भावों की सरलता या बात की सरलता जो है वो नष्ट हो गई। कवि कहते हैं कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा था, मूल जो बात जो मैं अपने मन के भाव को जो लोगों को बताना चाह रहा था, मैंने उसको क्या किया, मैंने मूल बात को कहने के लिए भाषा को अर्थात शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को उल्टा पलटा, बदला, तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर उसके रूप को बदला, उलट पलट कर प्रयोग करके देख लिया। कवि कहते हैं कि मैंने ये सब करके देखा कि किसी तरह से बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि किसी तरह से मैं अपनी बात जो है लोगों तक रख पाऊँ, जो मूल बात है मेरी, जो मूल मेरा भाव है उसको मैं रख पाऊँ, या जो मेरी बात है वो भाषा के जंजाल से बच सके, भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके।
कवि कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की कि इसके इस तरह से मैं अपनी प्रमुख बात को, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको मैं रख पाऊँ। परंतु कवि कहते हैं कि क्या हुआ, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। परंतु कवि कहते हैं कि अपनी बात को प्रमुख रूप से रखने में मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा था, वास्तव में वो बात मैं कह ही नहीं पाया। और इस तरह से भाषा तो जटिल हो ही गई, भाषा तो कठिन हो ही गई, पेचीदा हो ही गई, पर भाषा के साथ साथ मेरी बात भी कठिन हो गई, मेरी बात भी लोगों की समझ से बाहर हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इस पद्यांश में कवि जो हैं ये कहना चाहते हैं कि जिस बात को हम बड़े सरल तरीके से कह सकते हैं, उस बात को हमको पेचीदा या कठिन नहीं बनाना चाहिए। उसको सरल तरीके से, सरल शब्दों में ही कह देना चाहिए, ताकि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। जो प्रभाव हम डालना चाहते हैं वह वास्तविक प्रभाव उस पर पड़े। विशेष देख लेते हैं बच्चों हम इसमें कि कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। मतलब जो कवि या जो रचनाकार जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए जिससे कि बात हमारी जो है वो कठिन हो जाए। दूसरा बिंदु है बच्चों इसमें कि भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली है। कवि की कविता में भाषा जो है बड़ी ही सरल है, साहित्यिक भी है और खड़ी बोली जो हम अपने बातचीत की शैली में प्रयोग करते हैं। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। इससे पहली वाली रचना भी इनकी मुक्त छंद में थी। मुक्त छंद की परिभाषा मैंने आपको बताई थी बच्चों कि जो छंद, जो पंक्तियाँ, जो काव्य पंक्तियाँ छंद के बंधनों से या छंद के नियमों से मुक्त होती हैं, जिसमें यति, गति, मात्रा, लय, तुक, वर्ण की गिनती नहीं की जाती है, वो मुक्त छंद या रबर छंद या केचुआ छंद कहलाती है। तो इनकी यह कविता भी मुक्त छंद में लिखी गई है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, ये मुहावरे हैं। मुहावरों का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। और जो इसमें इनकी कविता में, इनके पद्यांश में 7 शब्द आया है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में बच्चों में पहले भी बताई हूँ आपको कि एक ही शब्द जब 2 बार आए, एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार साथ में आए, तो वहाँ पर पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये पहला पद्यांश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले पद्यांश को देखते हैं बच्चों। हेलो, तो हाँ, तो बच्चों हम इस पद्यांश में से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा बनता है कि भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि भाषा के चक्कर का तात्पर्य है भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत करना, मतलब ज़बरदस्ती सजाने का प्रयास करना शब्दों के माध्यम से। दूसरा प्रश्न बच्चों इसमें है कि कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। तो इसका उत्तर बच्चों होगा कि कवि अपनी बात के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरी बात बहुत ही साधारण, बहुत ही सीधी सरल थी, परंतु भाषा को सजाने के चक्कर में, अलंकृत करने के चक्कर में मेरी बात जो है वो उलझकर जटिल हो गई और कठिन हो गई, उसको समझाना मुश्किल हो गया। अगला प्रश्न इसमें है बच्चों की कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। तो कवि ने अपनी बात को वापस पाने के चक्कर में, कि जो बात वो कहना चाहता है कम से कम उस बात को समझा पाए, तो उस बात को पाने के चक्कर में कवि ने प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि बात जो है और भी अधिक पेचीदा हो गई, बात और भी अधिक कठिन हो गई, उसको समझना और मुश्किल हो गया। अगला प्रश्न है कि कवि की असफलता का क्या कारण था। तो कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को बहुत ही जटिल बना दिया, उसको अलंकारिक करने की कोशिश की, उसको सुंदर बनाने की कोशिश की, उसमें सौंदर्य या चमत्कार लाने की कोशिश की, और इस कारण से क्या हुआ कि बात जो है अपनी सहजता को खो बैठी और
वह पेचीदा या मुश्किल हो गई। मतलब बात का जो सीधापन था, जो सरलता थी, जो आसानी से समझ में आने वाली बात थी, वह बात और भी अधिक मुश्किल हो गई। समझना उसको और भी मुश्किल हो गया। अगला पद्यांश देखते हैं बच्चों हम लोग इसमें कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। एक बार और हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों हम। मुश्किल मतलब कठिन, धैर्य मतलब धीरज, पेंच मतलब ऐसी कील होता है जिसके आधे भाग पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। एक प्रकार से हम पेंच शब्द को उलझन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उलझन के प्रतीक के रूप में। कि जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं ना कि तुमने तो पेंच ही फंसा दिया, मतलब इस बात का पेंच ही फंसा दिया, इस बात को उलझा दिया, है ना। और बेतरह शब्द का अर्थ होता है बच्चों बुरी तरह। करतब मतलब चमत्कार या जादू दिखाना। तमाशबीन का मतलब होता है दर्शक या तमाशा देखने वाले। शाबाशी का अर्थ होता है प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो ये तो बच्चों हो गया सब शब्दार्थ। अब हम देख लेते हैं आगे संदर्भ और प्रसंग। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इन पंक्तियों में बात को सीधी करने के कारण बात में और भी फंसने की बात कही गई है कि बात और भी ज़्यादा फंस गई, पेचीदा हो गई। व्याख्या देख लेते हैं बच्चों हम कि कवि बताना चाह रहे हैं कि जब उनकी बात और भी पेचीदा हो गई, और भी मुश्किल हो गई, जटिल हो गई, तो उन्होंने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। मतलब जो भी समस्या थी, उस समस्या क्या थी? भाषा की समस्या थी कि भाषा को उन्होंने अलंकृत करने की कोशिश की थी। तो समस्या को तो समझा ही नहीं, हल ढूंढने की बजाय वह क्या किया, और उसने क्या किया, और अधिक शब्द जाल में फंस गया, और अधिक शब्द जाल में फंस गया। तो जो बात का पेंच था, मतलब जो बात की मुश्किल थी, वो खुलने के स्थान पे और भी टेढ़ा हो गया, और भी मुश्किल हो गया। और कवि जो है उसे अनुचित रूप से बिना वजह का और बुरी तरह से उसको कसता चला गया। जैसे एक साधारण सा हम उदाहरण ले लेते हैं कि हमको कहीं पर किसी पेंच को, स्क्रू को कसना है, और यदि वो स्क्रू उस खांचे के लिए नहीं बना है जिस खांचे के लिए उसको तैयार किया गया है, तो क्या होगा, वो स्क्रू उसके अंदर नहीं जाएगा। अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ज़बरदस्ती उस पेंच को हम घुसाने की कोशिश करेंगे उस खांचे में, तो वो पेंच या तो टेढ़ा हो जाएगा, या फिर वो जो स्क्रू के लिए जो खांचा बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से कवि अपनी बात को पेंच के प्रतीक या बिंब के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मैंने बात को भी इसी तरह से किया कि जब बात मेरी उलझ गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, कठिन हो गई, तो मैंने बात जो मूल समस्या थी उसको ना समझ करके हल ढूंढने के बजाय मैंने उसको और अधिक उलझाया, और अधिक तोड़ा मरोड़ा, और अधिक शब्द जाल में उसको फंसा दिया। तो अब जो मेरी बात का पेंच था वो खुलने के बजाय क्या हुआ कि और भी टेढ़ा होता चला गया, टेढ़ा हो गया, और मैंने उसे टेढ़ा ही अनुचित रूप से कसना शुरू कर दिया। टेढ़ा ही, उस बात को टेढ़ी ही रहते हुए ही उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करने लगा।
इससे क्या हुआ कि इससे मेरी जो भाषा है और भी अधिक कठिन हो गई, और भी अधिक कठिन हो गई। देखने में तो ये लग रहा था कि बड़ा अच्छा, मतलब मैं कोई चमत्कार दिखा रहा हूँ दर्शकों को, तमाशबीनों को, है ना। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया, बस हाँ कि चलो बात बता रहे हैं, बड़ी प्रभावशाली है, ऐसा करके तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह दर्शक शब्दों के प्रयोग पर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। परंतु बाद में उनको एहसास होता है कि वास्तव में जो सही बात मैं पहुंचाना चाहता था उन तक, वो पहुंचा नहीं पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम किसी बात को शब्द जाल में फंस गए थे कवि, और जब किसी बात को हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते तो हम कश्मकश में फंस जाते हैं कि उसको कैसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो फिर हम क्या करते हैं कि कवि बताना चाह रहे हैं कि उसमें हम और ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी बात और भी अधिक पेचीदा हो जाती है। विशेष देख लेते हैं बच्चों हम इसमें काव्य सौंदर्य, जिसमें पहला बिंदु बनता है हमारा कि कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। कोई भी काम हम करें, कोई भी बात हम कहें किसी के सामने अपनी, तो बड़े धैर्यपूर्वक सोच समझकर बड़ी सरलता से हम अपने काम को करें। और इसमें दूसरा बिंदु ये बनता है बच्चों कि वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसा कि मैं पहले भी बताई कि एक ही शब्द एक साथ दो बार आए, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा बिंदु है इसमें कि पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य जो है वो प्रभावी बन गया है। पेंच कसना मतलब जिस प्रकार हम कहीं किसी चीज़ को लटकाने के लिए या किसी चीज़ को टांगने के लिए पेंच या कील का प्रयोग करते हैं, पेंच का प्रयोग करते हैं कसने के लिए, तो उसका बिंब इन्होंने अपनी बात के लिए दिया है। अगला बिंदु है बेतरह विशेषण सटीक है। तरह शब्द में बे विशेषण लग गया है, जिसका अर्थ होता है बुरी। तो बेतरह, तरह में बे लगा दिया गया है, वो विशेषण बड़ा ही सटीक इन्होंने विशेषण प्रस्तुत किया है। कर्तव्य शब्द में भी व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। व्यंग्यात्मकता, कर्तव्य का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार जो चीज़, जिस चीज़ की आशा हमें नहीं होती वो चीज़ हमारे सामने दिख जाए, उसको चमत्कार कहते हैं हम। अचानक से कोई चीज़ का आ जाना, तो कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। मतलब कवि एक ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरह से तो मैंने अपनी तरफ से चमत्कार किया, लेकिन वो चमत्कार लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाया, वहाँ पर व्यंग्य रूप में उसको दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय उर्दू शब्दों को भी कवि ने काफ़ी प्रयोग किया इसमें, जैसे कि बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ, इस तरह से उर्दू शब्दों का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। अगला बिंदु इसमें बनता है बच्चों कि मुक्तक छंद है, अर्थात मैंने पहले बताया कि मुक्त छंद है। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों कि कवि की क्या कमी थी। तो उत्तर ये होगा कि कवि ने अपनी समस्या को, जो मूल समस्या थी, उसको ध्यान से नहीं समझा और वह धैर्य खो बैठा। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है बच्चों कि पेंच को खोलने की बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ ये है बच्चों कि उसने बात को स्पष्ट ही नहीं किया। मतलब पेंच को खोलने की बजाय उसको और अधिक कसना, मतलब जिस बात को वो स्पष्ट करना चाहते थे स्पष्ट ना करके इसके विपरीत वो शब्दों के जाल में उलझता चला गया, शब्दों के मोहजाल में उलझता चला गया कि और अच्छे शब्द प्रयोग करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, लेकिन शब्दों के जाल में उलझता चला गया। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है बच्चों कि कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है। तो उत्तर हमारा बनता है कि कवि ने
अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने और कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। मतलब किसी बात को जो हम कहना चाहते हैं, अपने विचार को, उसको हमने सोचा समझा नहीं, उलझा दिया और उसको और अधिक कठिन बना दिया। उसको व्यंग रूप में उन्होंने कर्तव्य कहा है कि मतलब ऐसे काम को हम कर्तव्य कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? तो कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझा करके लाग लपेट करने वाले शब्दों में कहा, मतलब बनावटी शब्दों को लिया, बनावटी शब्दों का जाल बुना, तो उतनी ही कवि की भाषा जो है कठिन हो गई और सुनने वालों के द्वारा कवि को उतनी ही ज़्यादा शाबाशी मिली। क्योंकि लोगों के जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो ज़बरदस्ती का भी वाह करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार कवि ने ज़बरदस्ती वाहवाही बटोरी, शाबाशी बटोरी। अगला पद्यांश हम लोग देखते हैं बच्चों। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चों हम इसको, कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों हम। जोर मतलब बल, ताकत लगाना। चूड़ी मरना, जो पेंच हम कसते हैं, पेंच में जो चूड़ियाँ बनी होती हैं, उन चूड़ियों का नष्ट हो जाना, अर्थात उन चूड़ियों का घिस जाना। या बात के संदर्भ में यदि हम इसका अर्थ लें तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा कथ्य है, उसका मुख्य भाव समाप्त हो जाना। चूड़ी मरना मतलब उसका प्रभावहीन हो जाना, मुख्य भाव को समाप्त हो जाना। कसाव का मतलब होता है खिंचाव या गहराई। सहूलियत का मतलब होता है सहजता या सुविधा या आसानी। बरतना का मतलब होता है व्यवहार में लाना। अब हम संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में प्रसंग में हम देखते हैं कि इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुरूह और अप्रभावी हो जाती, कठिन और अप्रभावी, प्रभावहीन हो जाती है। व्याख्या देखते हैं बच्चों हम कि कवि कहते हैं कि अपनी बात कहने के लिए आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि अब अपना बता रहे हैं कि मुझे आखिर में क्या हुआ जिसके लिए मैं डर रहा था, जिस बात की आशंका थी मुझे, वही बात हुई, परिणाम वही हुआ। कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा और परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे किसी पेंच के साथ यदि हम ज़बरदस्ती करते हैं तो उसकी चूड़ियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, चूड़ियाँ जो हैं वो घिस जाती हैं। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि जो बात कहना चाह रहा था उसकी बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। मतलब जो बात थी वो प्रभावहीन हो गई, केवल उसमें बनावटीपन रह गया। उसकी अभिव्यंजना जो थी, उसकी जो सुंदरता थी, वाकई में जो उसका प्रभाव था वो समाप्त हो गया। अंत में
कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने क्या किया, अंत में हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे हम क्या करते हैं, जब पेंच की चूड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पेंच की जो चूड़ियाँ वो घिस जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पेंच को या तो निकाल कर फेंक देंगे या उसको कील के जैसे ठोक देंगे। तो कवि ने भी यही किया। जब वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर ज्यों का त्यों छोड़ दिया। जैसे पेंच को चूड़ी घिस जाने पर या समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पेंच को हम कील की तरह ठोक देते हैं तो उस पेंच में वो ताकत नहीं होती कि वो किसी चीज़ के भार को बहुत सहन कर पाए, बर्दाश्त कर पाए। तो कवि कह रहे हैं कि पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, कसाव नहीं था उस पेंच में, अर्थात मेरी बात में अब कोई प्रभाव नहीं था। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति जो है बाहरी तौर पर कविता जैसी लग रही थी, देखने में कविता जैसी लग रही थी कि इन्होंने कोई कविता बोली है, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उसमें वो भावनाएं नहीं थी जो कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहा था। उनके शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। कवि आगे कहते हैं कि फिर बात ने क्या किया, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो जब वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाए तो बात को शरारती बच्चे की संज्ञा दे रहे हैं कि बात जो है, जो अभी तक मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। शरारती बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से पकड़ में नहीं आते, खेलते हैं बहुत ज़्यादा, इधर उधर दौड़ना, कूदना, फानना। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी बात भी मेरी पकड़ से बाहर हो चुकी थी, वो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। तो उस मेरी ही बात ने उस शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा। कब पूछा? जब मैं हार कर, थक कर पसीना पोंछने लगा, मेरे परिश्रम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पसीना पोंछते हुए कवि से बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? मतलब क्या तुमको ये नहीं आता कि भाषा को सरलता से प्रयोग करना चाहिए? क्या तुमने आसान भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? जो कि मुझे एक शरारती बच्चे की तरह, जो शरारती बच्चे होते हैं वो लोगों पर हंसते हैं, ठीक उसी तरह मेरी बात जो है मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर, मुझे थका हुआ देख करके मुझ पर हंस रही थी या मुझसे प्रश्न पूछ रही थी कि क्या मैंने भाषा को आसानी से प्रयोग करना नहीं सीखा, सरल भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं कि कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। कुछ कवि होते हैं जो कि बड़ी ही आडंबरपूर्ण, दिखावे वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा पर कवि ने व्यंग किया है। दूसरा बिंदु है बच्चों इसमें कि बात का मानवीकरण किया गया है, अर्थात बात एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, मतलब शरारती बच्चा कहा गया बात को यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम कहें कि एक बच्चे की क्रिया को बात जो निर्जीव है उस पर आरोपित किया गया है। तो सजीव की क्रिया को निर्जीव पर आरोपित करना मानवीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है, उनमें समानता या अंतर बताया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समानता बताई जाती है, उसमें उपमा अलंकार होता है। तो कील की तरह, कील के समान, शरारती बच्चे की तरह या शरारती बच्चे के समान, प्रायः उपमा अलंकार में हम सम, समान, सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर की तरह भी समान शब्द का ही पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। जोर जबरदस्ती, अनुप्रास अलंकार जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो जोर जबरदस्ती में ज की आवृत्ति 2 बार है।
पसीना पोंछते में प वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार, चूड़ी शब्द को बात के लिए आरोपित किया गया है। बात की कसावट के लिए चूड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में बच्चों, जब जैसे उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। तो पेंच की चूड़ी को बात की कसावट पर आरोपित कर दिया गया है, इसमें रूपक अलंकार होगा। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मतलब बिना वजह भाषा को कठिन बनाना, उसके लिए मुहावरा या शब्द वाक्यांश प्रयोग किया गया है कि कील की तरह ठोक दिया। मुक्तक छंद है बच्चों इसमें, और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों, जिन्हें हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर होगा बच्चों इसमें कि जब हम पेंच को ज़बरदस्ती कसते चले जाते हैं तो उसकी चूड़ी जो है वो घिस जाती है, वो अपनी चूड़ी खो बैठता है और स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। मतलब चूड़ी उसकी ख़त्म और वो घूमने लगता है, फिर उसकी कसावट ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब किसी बात में ज़बरदस्ती शब्द ठूंसे जाते हैं तो वह बात जो है अपना प्रभाव खो बैठती है और शब्दों के जाल में उलझकर रह जाती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें कि काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के प्रयोग सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। प्रयोग सौंदर्य मतलब शब्दों का जो संयोजन है वो कवि का बहुत ही सुंदर है। बात के उपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेंच और कील की उपमा दी है। इन शब्दों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि निरर्थक और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात जो है शब्द जाल में घूमती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पेंच की चूड़ी ख़त्म हो जाने पे पेंच का प्रभाव जो है, पेंच का कसाव जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बात में ज़बरदस्ती शब्द ठूंसे जाने पर, निरर्थक शब्दों के प्रयोग पर, अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों इसमें कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति या अपने विचारों को सही तरीके से, सरल तरीके से व्यक्त करना चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। केवल हमको शब्दों की कारीगरी देखने के लिए मिलती, शब्दों का चमत्कार देखने के लिए मिलता है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमको शब्द जाल में नहीं उलझना चाहिए, शब्दों के चमत्कार में नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपनी बात जितनी सरल तरीके से हो उतने सरल तरीके से लोगों के सामने कह देनी चाहिए। बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों पूछा। तो उत्तर है बच्चे इसमें कि बात ने एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा, मतलब आसान भाषा का प्रयोग उसने नहीं सीखा। और इसका कारण यह था क्योंकि कवि ने भाषा के साथ जोर ज़बरदस्ती की थी। भाषा को ज़बरदस्ती तोड़ा मरोड़ा था, उल्टा पलटा था, घुमाया फिराया था, जिसके कारण जो बात है वो प्रभावहीन हो गई थी। अब हम इसमें कुछ प्रश्न हैं बच्चों, जिसको हम लोग देख लेते हैं कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। तो इसमें उत्तर बनता है बच्चों कि कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं होती है।
समय की कोई सीमा नहीं होती है। यह शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद भूल करके कहीं पर भी खेल खेलने लगते हैं, किसी भी समय खेल खेलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह भी अपने पराये का भेद भूल जाता है और कविता की रचना करता है। इस प्रकार जो कवि की कविता होती है वो समाज को बांध कर रखती है, एक करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ और प्रश्न हमारे बनते हैं जिसको मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप इतना देख लें, फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी व्याख्या समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जहाँ पर व्याख्या समझ में नहीं आ रही होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार।